गुड मॉर्निंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आप लोगों को एक सेट आज बतलाऊंगा जो मैथ्स का क्वेश्चन आपका रहेगा, जो आपके सी सेट का वर्ष 2020 का आया हुआ क्वेश्चन उसमें है सारा। इसमें तरीका आपको बेसिक बतलाएंगे कैसे सॉल्व होता है, कुछ एक चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट भी इसमें आपको बतला देंगे, प्रोसेस बतला देंगे। वो क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, उस पर आधारित अगर कुछ और प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो वह भी आपका बनता चलेगा। ये आपको सी सेट की परीक्षा में काम देगा, इसके अतिरिक्त बीपीएससी के प्रीलिम्स में काम देगा, बिहार एसएससी वाली परीक्षा में काम देगा, स्टेट सर्विस और भी कोई कमीशन आप परीक्षा देते हैं उसमें काम देगा, दारोगा की परीक्षा में, इसके अतिरिक्त एसएससी सीजीएल में, बैंकिंग की परीक्षाओं में और रेलवे की परीक्षाओं में, इन सब में आपको काम देगा। एक एक करके हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एक आपका यहाँ पर दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, उसमें कहा गया कि ये जो सिंबल है सर्कल के अंदर गुना चिन्ह, इसमें कौन सी संख्या आप 2 3 4 5 है उसमें रखेंगे कि वह इक्वेशन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें ध्यान दीजिए, ये यूनिट प्लेस पर एक सिंबल, ये 2 सिंबल, ये 3 सिंबल, ये 4 सिंबल, यानी जो भी आप अंक रखिएगा इसमें यूनिट प्लेस पर जाएगा इकाई स्थान पर 4 बार, और उसमें फिर 1 जोड़ेंगे तो वो संख्या फिर आ जानी चाहिए। तो बोलिए अगर यहाँ 2 रखेंगे 4 बार तो 4 दूना 8 और 1 9, तो यहाँ पर 2 आना चाहिए, यानी जो संख्या आप रखिएगा इन सभी जगह वही लास्ट में भी आना चाहिए। ये नहीं संभव है। अगर 3 रखेंगे तो ये 3 1 2 3 4, 3 गुना 4 12 और 1 13, देखिए 13 का 3 यहाँ आ जाएगा आपका, यानी ये यहाँ पर 3 आना चाहिए। चेक करते हैं, ये 3, ये 13, ये 53, यहाँ पर ये 33, ये 31, ये 133 होना चाहिए। तो ये 3 और 13 3 16, 16 और 53 अगर आप चलेंगे ये जोड़ेंगे तो 16 और 53 आपका होगा 69 69, और 31 जोड़ेंगे 100 प्लस 33 133 आ गया आपका। यानी इस जगह पर ये सिंबल जो है वहां पर आपको 3 लिखना था। ये बाद में मैंने जोड़ करके आपको बतलाया, वो आपको एग्जाम में करने का नहीं जरूरत था। आप एग्जाम में सिर्फ देखते 1 2 3 4, यानी उसी अंक को 4 से गुना करो और 1 जोड़ो तो लास्ट डिजिट वही आना चाहिए। तो यहाँ पर 3 सेट करेंगे, 4 3 12 और 1 13 का 3, आपका आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन आपका जो यहाँ पर दिया हुआ है वह एक कार है, ट्रेवल्स फ्रॉम ए प्लेस x टू प्लेस y एट एन एवरेज स्पीड ऑफ x से y जाता है, एवरेज स्पीड v किलोमीटर पर आवर, और फ्रॉम y टू x एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 2v किलोमीटर पर आवर, वापस आ रहा है ये 2v किलोमीटर पर आवर, फिर x से y जा रहा है वो 3v किलोमीटर पर आवर, और फिर y से x की ओर आ रहा है तो वह आपका एवरेज स्पीड है 4v किलोमीटर पर आवर। अब आपसे कहता है कि एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द एंटायर जर्नी, यानी पूरी यात्रा में कार का जो औसत चाल है वह आपको बतलाना है कि औसत चाल क्या है। क्या कीजिए, ये 4 3 2, 4 3 2 का एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम है 12। मान लीजिए x से y की दूरी 12v की है, x से y की दूरी 12v की है, तो यहां से अगर 12 की दूरी है तो ये v अगर तय करेगा तो ये आप जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो इस केस में आपका जो 12 का है और ये टाइम इसमें कितना लगेगा, तो यहाँ पर स्पीड आपका दिया हुआ है v और डिस्टेंस है आपका 12 मान लेते हैं, तो टाइम जो होगा वो 12/v आ जाएगा आपका। इस केस में हम लोग डिस्टेंस को ही 12v मान लेंगे तो 12v और v कट जाएगा तो ये 12 सिर्फ बचेगा। टाइम वापस जब आएंगे तो इस केस में आपका 2v हो जाएगा यहाँ पर आपका स्पीड, तो ये हो गया 12v बराबर 2v इंटू टाइम, तो लौटने समय ये 6 हो जाएगा। फिर इस तरफ जाएंगे तो 12 में ये 4 होगा, फिर वापस आएंगे तो 12 में ये 3 हो जाएगा, तो टोटल आपका हुआ 12 6 18 4 22 और 3 25, ये टोटल 25 हो गया आपका टाइम, और डिस्टेंस हो गया 12 12 12 4 बार, ये हो गया 48। तो इसका औसत चाल जो होगा वह टोटल डिस्टेंस कवर्ड 48 बाई टोटल टाइम टेकन, 48/25। तो 48/25 जो रहेगा 1,
23 बचेगा तो ये आपका जाएगा 1.9 225, और फिर 5 बचेगा आपका 50, ये 1.92। तो इसका जो एवरेज स्पीड होगा वो 1.92 होगा, यानी 1 और 2 के बीच में आना चाहिए। इट लाइज बिटवीन v एंड 2v किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर हो जाएगा। 1v और 2v के बीच में आना चाहिए, ये 1.92v था। ये अगर आप v में मान रहे थे तो उस हिसाब से टाइम जाता, तो ये वेलोसिटी होगा 1.92। v और 2v के बीच में आएगा, 2 से कम और 1 से अधिक। मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए स्क्वायर एंड ए सर्कल, मिनिमम जो रहता है वह 2 रहेगा। इस केस में एक स्क्वायर और एक सर्कल है। मान लो ये एक स्क्वायर है, आप इंटरसेक्शन कीजिए एक सर्कल को, तो मिनिमम पॉइंट जब भी इंटरसेक्शन करेगा तो उसका आपका सर्कम ये जो रहेगा, लाइन जो बाहरी है, यहाँ पर से 2 जगह इसको इंटरसेक्शन करेगा ही करेगा, ये 2 रहेगा। और अगर आप ऐसे स्क्वायर लेते हैं और फिर यहाँ पर इंटरसेक्शन कराएंगे तो इसके 2 भुजा पर, हर एक भुजा पर 2 बार ऐसे करते हुए जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 ये 7 8, तो मिनिमम रहेगा 2 और मैक्सिमम रहेगा 8। ये दोनों पॉइंट इसमें करेक्ट है, 1 भी करेक्ट 2 भी करेक्ट, बोथ 1 एंड 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट था। 1 और 100 के मध्य में कितनी ऐसी पूर्ण संख्याएं हैं जिनमें एक अंक 4 है लेकिन वे 4 से विभाजित नहीं हैं? तो देखिए शुरुआत होगा 4 से, ये तो 4 से विभाजित है, फिर 14, 24 आपका 4 से विभाजित है, 34 4 से नहीं विभाजित है, 40 आपका 4 से विभाजित है, 41 नहीं है, 42 है, 43 है, 44 4 से होगा, 45 46 47 48 4 से विभाजित होगा, 49, फिर तो 5 आ जाएगा 50। इसके बाद 54 एक रहेगा, ये 4 से विभाजित नहीं होगा, 64 विभाजित होगा, 74 नहीं होगा, 84 विभाजित होगा, 94 नहीं होगा। तो इस केस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यहाँ पर 12 ऐसी संख्याएं थी जो 4 से आपके विभाजित हो जा रही थी, और इसमें अंक 4 से नहीं विभाजित हो रही थी, और एक अंक 4 है। ऐसी संख्या जो 4 से विभाजित हो रही है और उसमें अंक 4 भी मिलेगा, वो आपका 3 3 6 और 1 7 था, जो मुझे जरूरत नहीं था, मुझे जरूरत सिर्फ इन 12 का था। एक शिक्षक और 3 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, यानी 4 व्यक्ति है, तो 4 व्यक्ति का टोटल आयु 80 वर्ष है। इसमें एक टीचर है और 3 स्टूडेंट है, तीनों स्टूडेंट का एज बराबर है, यानी s प्लस s प्लस s, यानी t प्लस 3s बराबर 80। और कहता है कि एक शिक्षक और एक विद्यार्थी की आयु का अंतर 20 साल है, t माइनस s बराबर जो होगा वह 20 हो जाएगा, t माइनस s बराबर 20 हो जाएगा। तो इस केस में शिक्षक की आयु आपको निकालनी थी। आप इस इक्वेशन को नीचे वाले को 3 से अगर गुना करेंगे तो 3t माइनस 3s हो जाएगा और प्लस 60 हो जाएगा। 3t माइनस 3s प्लस बराबर 60 होगा। ये ऊपर और नीचे को ऐड करते हैं तो प्लस 3s माइनस 3s कैंसिल, t प्लस 3t यानी 4t, और 80 और 60 जोड़ेंगे 140, t बराबर 140/4, ये आंसर 35 होगा। यानी शिक्षक 35 साल का था और तीनों विद्यार्थी के जो आयु बराबर है 15 साल, यानी ये हो गया 45, 35 और 45 मिलकर आपका 80 हो गया, और टीचर और एक विद्यार्थी के बीच 20 वर्ष का अंतर भी रहा। एक व्यक्ति ने एक कार खरीदी और 3 लाख रुपए में बेच दिया। यदि उसे 20% की हानि उठानी पड़ी तो उसने कार खरीदने में कितना रुपए खर्च किया? मान लो पहले वो 100 यूनिट में कार खरीदा, 20% का उसको नुकसान हुआ, यानी 80 यूनिट में बेचा, और ये बेचने का दाम दिया हुआ है आपका 3 लाख रुपया। तो आप बतला देना ये खरीदने का मूल्य कितना था। जब भी कोई क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का रहेगा तो आप इस बेसिस से सॉल्व कर लेंगे, आसान होगा आपको सॉल्व करना इसमें। यानी 80 बराबर आपका 3 लाख, तो 100 बराबर 100 गुना 3 लाख बटा 80, ये आपका
20 से कटेगा 4 बार, ये 5 बार, ये 4 से आप काट दीजिए इसको, ये 7 गुना 4 28, 20 हुआ 75, ये 75,000। 75,000 गुना 5, 5 गुना 5 25, 2 35, 2 37 और 3 0, यानी 3,75,000 में वो खरीदा था। 80 भाग बराबर इतना, 100 बराबर कितना, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं। देखिए एक तरीका और जानिए, इन दोनों का अनुपात आइए, ये 4 है, ये 5 है, 4 यूनिट बराबर 3 लाख, तो 1 यूनिट बराबर 4 यूनिट बराबर 3 लाख, तो 1 यूनिट बराबर 4 से भाग देंगे तो 75,000 हो जाएगा। तो 5 यूनिट बराबर 5 गुना 75,000, यानी 3,75,000। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं। यह भी तरीका आपका रहेगा सॉल्व करने का। यदि आपके पास 2 सीधी 7.5 फुट और 3.2 फुट की छड़ें हैं, तो आप कम से कम कितनी लंबाई माप सकते हैं, नाप सकते हैं, ये पूछा गया। कम से कम, मिनिमम, छोटा से छोटा। तो एक बात ध्यान, आपके पास 2 सीधा छड़ है, एक है 7.5 का और दूसरा है 3.25 का। ये इसके बराबर तो नहीं है, काफी कम है, दुगना कर दीजिए तो ये 6.5 का होगा। तो 6.5 का आ रहा है और ये 7.5 है, यानी यहां पर अंतर जो है वह 1 का अंतर है। जबकि इनके बीच का अंतर देखिए 7.5 है, ये 3.25 का है। अगर मैं यहां पर डिफरेंस 1 का आ रहा है, मिनिमम डिफरेंस की बात करनी है कि न्यूनतम कितना हो सकता है, तो 1 फुट अभी नहीं ले सकते हैं। आप क्या कीजिए, इसको दुगना कर दीजिए। बोले इसको अगर दुगना करेंगे तो ये हो जाएगा 15, ये 15 होगा, तो 6.5 को भी दुगना करेंगे इस केस में तो 2 से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको 3 से काम लेकर के चलना पड़ेगा। तो 2 वाले में अगर चलते हैं तो ये 4 गुना अगर करना पड़ता है, दुगना किया, इसका दुगना करेंगे तो 13 होगा। यहाँ पर डिफरेंस जो रहेगा वो 2 का होगा। या अगर 1 बढ़ जाते हैं तो 16.25 होगा, डिफरेंस 1.25 का होगा। आप इनको 3 गुना कर दीजिए। 3 गुना करेंगे अगर तो 7.5 को 3 गुना 7 दिया 21 और आधा का 3 गुना 1.5 यानी 22.5 होगा। और इसको अगर आप लेकर के चलते हैं और ये 3.25 को आप 7 गुना करते हैं अगर, तो बोले 7 गुना 3 21 और 0.25 को 7 से गुना करेंगे तो ये 1.75 होगा, यानी ये 22.75 होगा। तो सबसे नजदीक जो रहेगा मिनिमम, वो यही मिनिमम आपका जा रहा है, वह 0.25 का डिफरेंस हो रहा है, यानी 0.25 फुट का यहाँ पर अंतर हो जाएगा। ये आपका मिनिमम डिफरेंस यही जा रहा था 0.25 का। एक सीक्वेंस दिया हुआ है 14, 18, 20, 24, 30 और 32। कहा गया कि एक सीक्वेंस सीरीज चल रहा है, इसमें नेक्स्ट नंबर क्या होगा बतलाओ। इसमें आप एक ऐसा गणितीय संक्रिया यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन करना हर एक में सिमिलर कि वह एक प्राइम नंबर का कोई सीरीज बनना चाहिए। देखिए लिखा हुआ विथ रेस्पेक्ट टू प्राइम नंबर्स, एक सीक्वेंस तैयार हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं कि ये प्राइम नंबर से सब एक एक जाता है, सब में मैं 1 कम करता हूँ। तो 13 के बाद का 17 प्राइम नंबर, 1 कम करेंगे तो ये 19 होगा, 1 कम करेंगे 23 होगा, 1 कम करेंगे तो अगला प्राइम नंबर 29 होगा, इसमें 1 कम करेंगे तो 31 होगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर 37 होगा। तो 37 के लिए यहाँ का नंबर 38 होना चाहिए, तभी 1 कम करके 37 होगा, यानी आपका आंसर 38 रहना चाहिए था। आपका जो गिवन सीरीज है उसमें एक हर एक में सिमिलर सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, हर एक में हम 1 कम कर देते हैं, तो उसके बाद जो नंबर तैयार होता है वह एक प्राइम नंबर सीरीज होता है। एक पुस्तिका जिसके पन्ने सामान्य रूप से हैं, पहले पन्ने की संख्या 1 से प्रारंभ करते हुए अंकित हैं। इस पुस्तिका से एक पन्ना फाड़ लिया जाता है, बचे हुए पन्नों पर अंकित पृष्ठ संख्या का योग 195 है। फटे हुए पन्ने पर निम्न में से कौन सी संख्या होगी। तो देखिए किसी भी पृष्ठ पन्ने पर जाता है तो एक तरफ 1 नंबर, दूसरे तरफ दूसरा नंबर होता है, एक तरफ ऑड रहता है तो एक तरफ इवन होता है। जनरली आप देखिएगा कि पन्ना जो पहला नंबरिंग किया जाता है वो इस तरफ वाला ऑड से, और जो लेफ्ट साइड आपका आता है वो इवन नंबर होता है। तो आपका
इसमें जब पन्ना फाड़िएगा तो एक ऑड होना चाहिए छोटा, इवन होना चाहिए बड़ा, और सब में ऑड छोटा और इवन बड़ा है। अगर किसी एक ही में होता तो हम आंसर वहीं पर दे सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कैसे काम करेंगे। एक से जब कुछ भी शुरू होता है और लगातार चलता है तो एक बात आपको बतला दें कि लगातार संख्या का जोड़ने का एक तरीका आसान है। एक से अगर आरंभ होता है तो और भी आसान। आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं अभी 1 से लेकर 5 तक लिखता हूँ। सबसे बड़ा नंबर 5, सबसे छोटा नंबर 1। आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। फिर क्या कीजिए, सबसे बड़ा नंबर में से छोटा नंबर से पीछे का नंबर 0, उसमें से आप इनको 0 घटा दीजिए और उसके बाद 2 से भाग दे दीजिए। ये केवल 1 से आरंभ होने वाले नहीं, ये हर एक लगातार संख्या, मान लो हम 15, 16, 17, 15 से आरंभ करें और 15, 16, 17 करते हुए कहेंगे 84 तक जोड़ करके बतलाओ कितना आएगा, 84 तक के संख्याओं का योग कितना है। क्या करना है, सबसे बड़ा सबसे छोटा उन दोनों को पहले आप ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। फिर सबसे बड़ा और सबसे छोटा से ठीक पहले वाली संख्या उसको घटा देंगे और दोनों को गुना करके 2 से भाग दे देंगे। देखिए अभी के उदाहरण में 5 और 1 6 जोड़ दिया, 5 में से 1 के पहले 0 होता है, ये 0 घटा दिया, गुना करके 2 से आप इसमें भाग दे दिया। तो ये हो गया 5 1 6, 6 5 30 बटा 2, ये रहेगा 15। अब यहाँ पर जो मेरे पास नंबर है 195, जिसमें 2 नंबर मिसिंग आना चाहिए, तो मैं एक अंदाज से लेता हूँ, 1 से 19 लेता हूँ। मान लीजिए 1 से 19 तक का नंबर दिया जाता, तो 19 और 1 ये 20 होगा, और ये 19 में से ये 0, तो 19 में से 0 घटेगा और 2 से भाग देंगे। तो 20 गुना 19 बटा 2, ये आपका 10 हो गया 190। लेकिन 195 तो नंबर जोड़ आ रहा है पेज इसका मतलब ये 19 नहीं होगा। 1 से लेकर 20 तक की बात करें तो 20 और 1 21, और यहाँ पर 20 में से 0 घटेगा तो ये हो गया 21 गुना 20 बटा 2। इनका जोड़ जो हो गया वह 210 है। ये नंबर काम करेगा, कारण है 195 से बड़ा है। 19 तक जा रहे थे तो 190 ही आ रहा था, लेकिन आपको 195 ही मिल रहा है, इसका मतलब 15 नंबर घट रहा है। अब 15 जो घट रहा है वह 2 संख्याओं में बटा होना चाहिए, 2 लगातार संख्याओं में। एक 7 हो गया और एक 8 हो गया। ये रहा आपका आंसर कि 7 और 8। ये पन्ना फटा हुआ था इसलिए उसको हटा दो 15, 210 में 15 घटा देंगे तो 195 होगा। ये आपका दिया हुआ चीज था। तो लगातार कैसे जोड़ा जाता है संख्याओं को, वह भी तरीका आप यहां पर सीखे। इसमें इस क्वेश्चन में आप देखें, एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश, एवरेज मार्क्स इन हिंदी। लड़कियों का 9 है, उधर 8 है, ये 8.7, ये 8.8। यहां पर आपसे पूछा गया क्या होगा बतलाओ। तो आप एक बात ध्यान दीजिए, केवल अभी हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं। इंग्लिश वाले केस में लड़कियों का नंबर 9 है, लड़कों का 8 है, लेकिन ये जो एवरेज है वो 8.8 है, यानी इससे आप 8.8 है इसका एवरेज। इसका यह अर्थ होता है कि बॉयज और गर्ल्स का आप रेशियो यहां पर निकाल सकते हैं इस तरह से। ये गर्ल्स है, ये बॉयज है, ये 0.8 जाएगा, 9 में से 8.8 घटेगा, 0.2 होगा, यानी 8:2, यानी 4:1। ये 4:1। रूल ऑफ एलिगेशन यूज कर लेंगे। आपका केवल लड़कियों की बात करते तो 9 एवरेज होता, केवल लड़कों की बात करते 8 एवरेज होता। इसका मिक्सचर जो है यानी टोटल एवरेज जो है 8.8 है, इसमें से 8.8 घटेगा 0.2, 8.8 में से 8 घटेगा, ये 0.8 हो जाएगा। तो ये रेशियो आपको मालूम हो गया 4:1, यानी 4 लड़कियां हैं और 1 लड़के हैं। चलिए इसकी बात करें, 9 एवरेज है, 4 लड़कियां हैं, तो 9 गुना 4 36, और 8 एवरेज है और 1 ही लड़का है तो 8 हो जाएगा। तो ये 36 8 44, और टोटल स्टूडेंट थे 5। तो अगर इसका एवरेज निकाल रहे थे तो 44/5, ये 8.8, ये आपका तैयार है। ये प्रोसेस हो गया, जिससे मालूम हो गया कि गर्ल्स का नंबर 4 होगा तो बॉयज का नंबर 1 होगा, ये रेशियो। अब जरा हम हिंदी की बात करें। 8 एवरेज है, 4 लड़कियां हैं, तो 8 गुना 4 32, इसमें 1 है तो ये 7, टोटल हो गया 39। यहाँ पर टोटल आपका 39 हो गया, और टोटल स्टूडेंट्स हो गए 4 और 1 5,
तो ओवरऑल एवरेज हो गया 39/5। 39/5 7 हो गया 35, 40 4 हुआ 40 8, 7.8। तो ये आपका आंसर था यहाँ पर, ये 7.8 रहेगा इसमें आंसर आपका। इस क्वेश्चन में देखिए 2 स्टेटमेंट है, सभी संख्या 2 से विभाज्य हैं और सभी संख्या 3 से विभाज्य हैं। ये दोनों स्टेटमेंट्स को अगर मैं मिलाता हूं तो ये निष्कर्ष बनता है, आप जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर 2 से विभाजित है और वो संख्या 3 से विभाजित है, इसका मतलब वो 6 से विभाजित होगी क्योंकि 2 गुना 3 आपका 6 रहता है। 6 से विभाज्य होने के लिए आपका नियम ही यही है कि वह 3 और 2 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। इसलिए आपका पहला वाला कंक्लूजन जो है ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6 करेक्ट है, लेकिन वो 4 से विभाजित होगा, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 ये नहीं संभव है। मान लो 6 है या 18 है, 18 2 और 3 से विभाजित भी है, 6 से विभाजित है, लेकिन वह 4 से विभाजित नहीं है। इसलिए यहाँ पर आंसर जाएगा, केवल कंक्लूजन एक सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि 2 स्टेटमेंट है S1 और S2। S1 कहता है n एक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है और S2 कहता है n को 4 से विभाजित करने पर 1 शेष आता है। अब n के विषय में कहता है n एक ही नंबर है, यूनिक, एकमात्र प्राकृतिक संख्या है जो 10 और 20 के बीच में है। देखिए 10 और 20 के बीच में n अगर प्राइम नंबर है तो 11 है, 13 है, 17 है, 19 है और n को 4 से विभाजित करेंगे तो आपका एक रिमाइंडर होगा, वह 13 भी हो सकता है और 17 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है। यानी दोनों कथन मिलाने पर भी आपका एकमात्र नंबर नहीं मिल पाया, मिलाने पर भी 2 संख्या प्राप्त हुई। केवल इस नंबर की बात करते हैं तो इस नंबर से आपको तो 4 नंबर मिल रहा था और इसकी बात करेंगे 2 मिल रहा था, लेकिन आपसे कहा गया था एकमात्र है, यानी दोनों मिलाने पर भी उत्तर नहीं हो पाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी कहलाएगा। अगले क्वेश्चन में है, एक व्यक्ति x किसी कार्य का 20% 8 दिनों में पूरा करता है और दूसरा व्यक्ति y उसी कार्य का 25% 6 दिनों में पूरा करता है। अगर 20% पूरा करने में 8 दिन लगाएगा तो 100% पूरा करने में समय का 5 गुना कर देंगे, 40 दिन लगाएगा। यानी x किसी काम को पूरा करने में 40 दिन लगाता है और दूसरा आदमी जो y है वह कार्य का 25% 6 दिन में करेगा। तो 100% करने के लिए 4 से गुना कर दो, 100% करने के लिए 6 गुना 4, ये 24 दिन में पूरा करेगा। 40 और 24 का एलसीएम ले लीजिए। 40 और 24 का एलसीएम होता है आपका 120। ये 120 को हम लोग कहते हैं कुल कार्य, टोटल कार्य जो किया गया वो है कुल कार्य। 40 दिन में 120 कार्य तो 1 दिन में 3 काम, ये उसकी कार्य कुशलता या कार्य क्षमता, यानी प्रतिदिन वह व्यक्ति कितना काम करता है। 24 दिन में 120 काम तो 1 दिन में 5 काम, यानी x 1 दिन में 3 काम करता है, y 1 दिन में 5 काम करता है। यदि वे दोनों साथ साथ काम करते हैं उस कार्य का 40%, अब ये सोचिए साथ साथ काम कर रहा है, अब इस कार्य का ये लोग 40% ही काम करेगा, तो 120 का 40% आप यहाँ पर निकाल लीजिए। 120 का 40% होता है 48। ये दोनों साथ साथ काम करेगा तो 3 और 5 8 काम 1 दिन में करेगा और इनको 48 काम करना है, तो इनके द्वारा लगाया हुआ दिन होगा 48/8 यानी 6 दिन। 1 दिन में 8 काम, 48 काम करने के लिए 8 गुना 6 48, यानी 6 दिन में वह काम पूरा कर लेगा। ऑप्शन नंबर ए ये रहेगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। यदि आपके किसी क्वेश्चन में इस तरह का मिलता है कि हाउ मेनी जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, इनके गुणनफल में अंत में कितने शून्य होंगे, ये आपसे अगर पूछा गया तो एक बात ध्यान रखिएगा, 1 5 और 1 2 को लिखने से आपका 10 बनेगा, यानी यहाँ पर 1 बार शून्य आएगा, उसके लिए 1 बार 5 और 1 बार 2 चाहिए, यानी ये एक पेयर चाहिए मुझे। 5 और 2 का जितना पेयर बनेगा उतना शून्य आ जाएगा लास्ट में, बस इसको ध्यान रखिएगा। देखिए आपके पास 1 है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 30 35 40 45 50 55 और 60। एक में तो कोई भी 2 और 5 नहीं, तो सिर्फ 1। इसके लिए आपके पास 1 बार 5 होगा, 1 और 5,
10 में चलेंगे तो 2 और 5, 2 गुना 5। 15 में आएंगे तो 5 होगा 3 गुना 5। हम सिर्फ 2 और 5 को लिखेंगे, बाकी को बाहर कर देंगे। 20 के लिए 4 गुना 5 तो 2 गुना 2 गुना 5, ये 20 हो गया। 25 के लिए 5 गुना 5। 30 के लिए 6 गुना 5 तो 2 गुना 5 गुना 3, ये हो गया 30। 35 के लिए 5 गुना 7। 40 के लिए देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, ये हो गया 40। 45 के लिए आपका 5 गुना 3 गुना 3। 50 के लिए ध्यान दीजिएगा 5 गुना 5 25 और 2, ये 50 हो गया। 55 के लिए 5 गुना 11। 60 के लिए आपका 2 गुना 2 4 गुना 5 गुना 3। अब यहां पर आप कितनी बार 2 आया और कितनी बार 5 आया, आप यहां पर ये गिन सकते हैं कितनी बार 2 और कितनी बार 5 है, और उससे अपना आंसर निकालें। देखिए 2 आप कितनी बार ला रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बार ही आया। और 5 जो है वह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 बार आया। तो हम इसमें जब पेयर बनाएंगे तो 10 और 10 का ही पेयर बनेगा, 4 एक्स्ट्रा चला जाएगा। तो 2 और 5 का जितना पेयर रहेगा उतना ही आपका लास्ट में 0 आएगा। तो 10 पेयर हो रहा था, आंसर आपका 10 है। इसमें 14 नहीं, गलती से दे दीजिएगा। 5 14 बार आता है, लेकिन 2 जो है वह 10 बार ही आता है। एक व्यक्ति को धारा की उल्टी दिशा में जाने की अपेक्षा धारा प्रवाह की दिशा में जाने में किसी निश्चित दूरी को नाव द्वारा खेने में आधा समय लगता है। अचल पानी में व्यक्ति की चाल का धारा की चाल से अनुपात क्या है, बतलाओ। देखिए पूरा का पूरा बोट एंड स्ट्रीम का एक ही कॉन्सेप्ट है, पूरा चैप्टर उसी कॉन्सेप्ट से बनेगा। मान लो ये एक जगह है ए और ये जगह है बी, ये नीचे जब जा रहा है तो इसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम यानी धारा के प्रवाह के साथ, ये प्रवाह के साथ, और इधर से जब वापस ऐसे आता है ये धारा के विपरीत, ये धारा के विपरीत, इसको अपस्ट्रीम कहते हैं। इंग्लिश में आप इसे अपस्ट्रीम कहेंगे। आप एक बेसिक चीज इसमें जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। यहां पर डिस्टेंस आपका जो होता है, स्पीड होता है बोट और वाटर जोड़ देने से। यानी जो धारा का अपना वेग है उसमें कोई भी आप ऑब्जेक्ट डाल दोगे वो धारा के साथ बह जाएगा। तो अगर नाव की भी अपनी चाल है या व्यक्ति तैरता है उसकी अपनी चाल है, तो वो आपका ऐड हो जाता है उस केस में। जैसे आप बहुत सारे मॉल में या एयरपोर्ट पर या रेलवे स्टेशन पर एस्केलेटर देखते हैं, एस्केलेटर का अपना स्पीड है, आप उस पर चुपचाप खड़े हो जाइए तो उसके स्पीड से ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन आप उस पर खड़े हो गए और फिर सीढ़ी के जैसा आप ऊपर चढ़ना शुरू कीजिएगा तो आपका स्पीड बढ़ जाता है वहां पर। तो ये आपका b प्लस डब्ल्यू स्पीड बढ़ जाएगा और टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम। जब अप स्ट्रीम की बात करेंगे तो डिस्टेंस वही होगा, लेकिन यहाँ पर b माइनस डब्ल्यू इंटू टी यू। यहाँ b क्या है, b है बोट का वेलोसिटी। अभी के केस में क्या है, व्यक्ति की चाल, ये b कहलाएगा, और धारा की चाल ये w कहेंगे अभी के पेज में। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। एक व्यक्ति को धारा की उल्टी चाल, आप इसको ऐसे भी सोचिए, अब b प्लस डब्ल्यू इंटू टी डी, यही d बराबर होता है b माइनस डब्ल्यू इंटू टी यू, ये बराबर रहता है। एक व्यक्ति को धारा की उल्टी दिशा में जाने की अपेक्षा धारा की प्रवाह की दिशा में किसी निश्चित दूरी को नाव द्वारा खेने में आधा समय लगता है। तो ये आधा समय लगता है कि मान लो ये समय हम यहाँ 1 देंगे तो ये हाफ हो जाएगा, b माइनस डब्ल्यू इंटू हाफ। सॉल्व कीजिए, b प्लस डब्ल्यू, ये 2 उधर चला जाएगा, 2b माइनस डब्ल्यू। तो b प्लस डब्ल्यू इज 2b माइनस 2w, माइनस को इधर ले आते हैं, w प्लस 2w 2b माइनस b, ये 3w इज इक्वल टू b। तो b बाई w इज इक्वल टू b बाई w नीचे जाएगा, ये 3:1, ये रहेगा 3:1, ये चीज आपका होगा। तो यही पूछा गया कि b और w का रेशियो क्या होगा,
उनका अनुपात क्या होगा, तो ऑप्शन है 3:1। आप देखिए, आप चाहें तो चेक भी कर लीजिए। कैसे चेक कर लेंगे वो देख लीजिए। मान लीजिए इसका वेलोसिटी 3 है तो ये 4 होगा, 3 और 1 4, और ये समय आधा लगेगा। और ये अगर 3 है -1 ये पूरा लगेगा, तो 3 1 4 का आधा 2, ये 3 - 1 2 गुना 1 बराबर 2, डिस्टेंस दोनों में बराबर आ गया आपका। तो आंसर हो गया 3:1, जो आप यहाँ पर पहले निकाल चुके थे। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन रहता है। आप ध्यान रखिएगा कि आप अगर सीसैट के परीक्षार्थी हैं तो आप वहाँ पर, अब चूंकि क्वालिफाइंग है, पहले मार्क्स ऐड होता था, अब के डेट में वह क्वालिफाइंग नेचर का है, तो जो भी क्वेश्चन बनाएंगे वो इस हिसाब से अटेम्प्ट लें कि आप उसमें क्वालिफाई कर सकें। 80 क्वेश्चन अगर आपका है तो आपका 40 क्वेश्चन कम से कम उसमें सही रहना चाहिए। इसमें यह ध्यान रखिएगा कि आपके 80 क्वेश्चन में रीजनिंग और मैथ ये दोनों मिला करके 40-45 क्वेश्चन रहता है, और बाकी आपका डिसीजन मेकिंग का, पैसेज का क्वेश्चन आपका नजर आता है। तो अगर आप 40-45 जो रीजनिंग और मैथ का है वो पोर्शन भी करेक्ट कर रहे हैं तो आप क्वालिफाई कर जा रहे हैं। इसलिए इन पोर्शंस पर आप कमांड रखिए और क्वालिफाई कीजिए। आप कितना भी जीके वगैरह स्ट्रांग रखते हैं और इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो फिर उसके फर्स्ट पेपर की जांच उसमें नहीं हो पाती है। तो ये कॉन्सेप्ट, ये तरीका आपका जो है वह सीसैट में काम देगा, बीपीएससी की परीक्षा में काम देगा, आपके दारोगा वाली परीक्षा में काम देगा, बैंकिंग वाले में काम देगा आपको, इसके अतिरिक्त एसएससी सीजीएल में काम देगा और अन्य बहुत सारी परीक्षाओं में भी। आज यहीं तक।